हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स। ये केमिकल काइनेटिक का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए, हमारे पास अगर किसी भी रिएक्शन की बात करें तो उसके रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले वैसे तो कई फैक्टर होते हैं, बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं ये 6 फैक्टर्स हैं। भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट, उस पर रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है ये हमने देखना है। अगर रिएक्शन के अंदर हमने कैटलिस्ट यूज किया हुआ है तो कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन के रेट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालता है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को आप चेंज कर रहे हो तो वो किस तरीके से रिएक्शन के रेट को वेरी करेगा, ये हमने ऑब्जर्व करना है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा है, गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, या रिएक्टेंट की आप बोलेंगे अपनी स्टेबिलिटी कैसी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका रेट पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। सरफेस एरिया, अगर कोई रिएक्टेंट है, अगर उसके सरफेस एरिया को वेरी कर रहे हैं तो उसका हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ता है रिएक्शन के रेट पे, ये हमने ऑब्जर्व करना है। और कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन को लेकर के बात करेंगे जो बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो उनका रिएक्शन के रेट पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो इसमें हम फर्स्ट फैक्टर को लेकर के बात करने जा रहे हैं आपसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन दे रखी है उसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें तो रेट जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, कॉन्सेंट्रेशन के। किसकी कॉन्सेंट्रेशन के, ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट का अमाउंट जब ज्यादा होता है हमारे पास में, यानी रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होता है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन की स्पीड कैसी होती है, हाई होती है। जैसे जैसे रिएक्टेंट आपका कम होता जाएगा रिएक्शन के अंदर, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, हमारी स्लो होती जाएगी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन द बिगिनिंग, जब आपको पता है इन द बिगिनिंग की बात करें तो रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होगा। इसीलिए जब कोई रिएक्शन हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं पहले तो वो फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम के साथ साथ रेट भी क्या होता जाता है, स्पीड भी क्या होती जाती है, हमारी स्लो होती जाती है। तो जैसे अब आप देखिए, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके लिए कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारी, बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम क्या नोट कर रहे हैं कि भाई पासेज ऑफ टाइम पे क्या होता है, रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होता जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेट गो ऑन डिक्रीज। तो इन अदर वर्ड्स हम सिंपल बात को बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो अगर हाइयर होगी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। जैसा आपको मालूम ही है कि भाई अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे कॉन्संट्रेशन की बात करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें पता ही है कि भाई अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर यही प्रोडक्ट है तो वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो रही है, रिएक्टेंट की टर्म में, रिएक्टेंट की टर्म में तो वो हो रही है हमारी डिक्रीज, रिएक्टेंट की बात करें तो। अगर प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम देखेंगे तो वो हमारी हो रही है इंक्रीज। तो कॉन्सेंट्रेशन में हमने क्या समझा कि भाई हम रिएक्टेंट को लेकर के बेसिकली बात कर रहे हैं कि रिएक्शन का रेट हमारा कैसे कैसे डिक्रीज होता है, जब रिएक्टेंट का अमाउंट विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर को लेकर के बात करते हैं आपसे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को सपोर्ट करता है उसके रेट को बढ़ाने में। अगर आप कैटलिस्ट की बात करते हैं तो विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ बींग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, यानी खुद ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, ये केवल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में आपको सपोर्ट कर रहा है।
अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसा आपको पता है कि मोस्टली रिएक्शंस जो होती है वो प्रोडक्ट फेवर्ड होती है, यानी कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो रिएक्शन तो कैसी होती है, फास्ट होती है। अब वही जब रिएक्शन रिवर्स होती है तो रिएक्शन जो होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी। तो कैटलिस्ट को जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प करता है। वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को किसके बराबर कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर कर रहा है, जिससे कि जल्दी ही आपका इक्विलिब्रियम आपका अटेन हो जाता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई कैटलिस्ट अपना किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, ऐसा क्या करता है रिएक्शन के अंदर कि जो रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। क्या कर देता है जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है। अब जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, अगर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको अपनी जो एनर्जी होती है वो हमारे को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर करनी होती है। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर रिएक्टेंट की एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए किसी रिएक्टेंट के पास में कम एनर्जी है तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ करके इंक्रीज होकर के किसके बराबर हो जाए जी, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, तब वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हो कि वे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जैसे अब आपका देखिए ये आपका रिएक्टेंट है आर, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ये बैरियर आप कह सकते हो, ये हमने दिखाया, ये आपका क्या है, एक एनर्जी बैरियर है। इसको आप बोल सकते हो ये क्या हमारा एनर्जी बैरियर है। बात को समझिए आप, एनर्जी बैरियर। अगर इस एनर्जी बैरियर को भाई रिएक्टेंट क्रॉस करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब रिएक्टेंट के पास मान लीजिए कि उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तो जिससे वो एनर्जी बैरियर पे पहुंच करके एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, तो उस कंडीशन में वो बाहर से एनर्जी लेता है। ठीक है जी। तो जितनी एनर्जी वो बाहर से ले रहा है, और ये एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट के लिए, मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी अगर हम मिनिमम एनर्जी की बात करें तो वही एनर्जी क्या कहलाती है हमारी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम सिंबल देते हैं किससे जी, हम ईटी से। किससे सिंबल देते हैं हम, ईटी से, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को अपने पास रखनी होती है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बैरियर को क्रॉस कर रहा है। तो अब इसी एनर्जी के बराबर हमने रिएक्टेंट की एनर्जी को करना होता है, तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब आप देख लीजिए, अब आप यहां पर देखिए, हमने बात करी आपसे क्या जी, ईए की। इसकी बात करी ईए की, तो ईए क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल है। अब आप रिएक्टेंट को क्या कर रहे हो, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे ये देखो यहाँ पर ये बढ़ता हुआ, ये अप्रोच करता हुआ यहाँ पे एनर्जी बैरियर पे जा रहा है। ठीक है जी। तो जितनी आपने एनर्जी दी है जिससे कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई है और वो फिर बैरियर को क्रॉस करने में कैपेबल है। अब आप देखो बैरियर को क्रॉस करके वो किस में बदल गया, यहाँ पर आप देख रहे हो भाई प्रोडक्ट में चेंज हो गया। मैं आपको रिपीट करता हूं बात, देखिए कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम आपसे, तो मान लीजिए हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है आर है, ठीक है। अब उसको आर को पी में बदलना है तो किसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को आप बोलते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी तब तो एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब ऐसा करने के लिए रिएक्टेंट जो एनर्जी ले करके अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर कर रहा है, तो जितनी आप एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को आपने एनर्जी दी, एनर्जी ले करके देखो ये बैरियर पे जा रहा है आपका, वहां पर जितनी एनर्जी आपने दी है इसी को क्या बोलते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो।
तो उस कंडीशन में बैरियर को क्रॉस करके रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये मैंने बात आपको कब बताई, जब हम बात कर रहे हैं विदाउट कैटेलिस्ट। विदाउट कैटेलिस्ट, तो जब हमारे पास रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटने लग जाते हैं ना, यहाँ पर जब आप एनर्जी बैरियर पे जब पहुंचेगा तो रिएक्टेंट अपने बॉन्ड को तोड़ करके और नए बॉन्ड बनाना चालू कर देगा। तो उस टाइम पे जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है एनर्जी बैरियर पे, शॉर्ट लिविंग, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वो पूरी तरीके से बना नहीं है, पुराने बॉन्ड तो टूट रहे हैं रिएक्टेंट के और नए बॉन्ड बनने चालू हो गए हैं, वहां पे स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं इसका यही मतलब होगा। अब देखिए, आप अगर आपने कैटलिस्ट को यूज किया है तो कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, एक शॉर्टर पाथ प्रोवाइड करा रहा है। आप जो पहले आप लॉन्ग पाथ को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब जब आपने कैटलिस्ट को यूज किया तो वो पाथ कैसा हो गया आपका, देखो छोटा हो गया। देखो ये पाथ हमारा क्या है, शॉर्ट पाथ है। अब आप देखो रिएक्टेंट जा रहा है और यहां से शॉर्टकट तरीके से ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब आपके पास एनर्जी बैरियर क्या है, वो अब आपका लेवल उसका क्या हो गया, ये हो गया। अगर आप ईटी की बात करेंगे तो अब आपको रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है भाई प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, क्योंकि ईटी की वैल्यू क्या है वहां पर उस कंडीशन में कम है, बैरियर क्या है आपका लोअर है। ठीक है, तो अब आपका रिएक्टेंट क्या है, आसानी से यहाँ पर अप्रोच कर जाएगा और इजीली यानी कि प्रोडक्ट में कम टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो भी क्या होगी, यहाँ पे लोअर होगी। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो आपका जो पहले ईए केस था हमारा, ठीक है जी, ये क्या था हमारा विदाउट कैटेलिस्ट, और ईएसी जो है हमारा, ईएसी से जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये विद कैटेलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने कैटेलिस्ट को यूज किया हुआ है। ये ईए की बात करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जब हमने कैटेलिस्ट को यूज नहीं किया हुआ है। तो आपको पता है ईए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, ईएसी की वैल्यू क्या है हमारी, लेसर। यानी आपका कैटलिस्ट जब आप यूज करते हो तो इससे आपको दो बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो एनर्जी आपकी क्या हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गई है। आपने देखा ईएसी की वैल्यू क्या है, लेस है, और ईए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। दूसरी बात है, जो पहले लॉन्ग पाथ आप फॉलो कर रहे थे वो पाथ कैसा हो गया, अब आपका शॉर्ट हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यानी कि अब आपका जल्दी से यानी कम टाइम पीरियड के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है जी, तो कैटलिस्ट का रोल क्या हो रहा है आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी को तो डिक्रीज कर देता है और जो पाथ होता है वो आपका शॉर्टर कर देता है। तो रिएक्शन को जो कंप्लीट कराने की बात कर रहे हैं तो वो शॉर्टर पाथ में कंप्लीट हो रही है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, वो वहां पर मिनिमाइज हो गई है। तो इस तरीके से कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है जी, आई थिंक सो समझ में आ गई होगी। अब देखिए जी, अब आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट यानी कि एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है रिएक्शन के रेट को चेंज करने में या वेरी करने में। यहां तक कि हम किसी किसी केसेस में ये भी देखते हैं कि हमने केवल 10 केल्विन टेम्परेचर को राइज किया हुआ है तो रिएक्शन का रेट यहां तक कि डबल या फिर कई कई केसेस में तो ट्रिपल भी हो जाता है। तो फाइनली एक्चुअली में होता क्या है कि भाई अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाती है और नंबर ऑफ कॉलिजन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में है वो बढ़ेंगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट में चेंज होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात को करें तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतनी ही रिएक्शन कैसी होगी, हमारी फास्ट होगी। ठीक है जी, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। रीजन क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस टाइम पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशो होता है और टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होता है, ओनली 10 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि अगर हम आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, जिसको हमने एक सिंबल दे दिया, एन से रिप्रेजेंट कर दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये एक रेशो होता है किसके किसके बीच में, रेट कांस्टेंट, जब टेम्परेचर हमारा है T प्लस 10, ठीक है जी, डिग्री, अपॉन के, और ये क्या है हमारा T डिग्री। तो एक्चुअली में टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, रेशो है, ठीक है जी, रेशो है, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, और उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। यूजुअली ज्यादातर हम जो वैल्यू पुटअप करते हैं वहां पर भाई जो डिफरेंस लेना होता है टेम्परेचर का, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारा लेते हैं 298, उसमें 10 बढ़ा दिया आपने तो 308 हो गया। तो यानी कि अब आप कह सकते हो ये के टी प्लस 10 की बात करेंगे तो इसकी जगह 308 आ जाएगा, और टी की बात करेंगे डिग्री की तो इसमें आ जाएगा क्या जी, केल्विन में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा 298। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो डेट इज आप बोलेंगे भी टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये जो वैल्यू जो होती है वो ज्यादातर 2 से 3 के बीच में आती है। एन की वैल्यू जो होती है वो हमारा 2 से 3 के बीच में ही ज्यादातर हमारे को देखने को मिलती है, यानी या तो 2 होगी, ठीक है, आप बोलेंगे, या तो हमारी 3 तक हो सकती है। आप 2 से 3 के बीच में आपकी इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में देखने को मिलती है। अब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेसिकली हमें बताता क्या है भाई, क्या पर्पज है इसका, तो ये डिस्क्राइब करता है रिलेटिव, ठीक है, चेंज ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज को डिस्क्राइब करता है जो किसके साथ में एसोसिएट कर रही होती है, विद द गिवन चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप, तो उसके रिस्पेक्ट में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंज आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करती है ये टर्म आपकी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं अब आपसे, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये तो मैंने आपको अभी जब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करी तो वहां पे भी मैंने बताया आपको, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को पोजेस करनी पड़ती है अगर उसको अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो एज टू चेंज इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी थ्रेशोल्ड के बराबर इक्वल, तो उस कंडीशन में वो रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर उसके इक्विवेलेंट एनर्जी नहीं है रिएक्टेंट के पास, तो वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में कैपेबल नहीं होगा, और उस कंडीशन में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की। आगे चलते हैं, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है, जिसको हम सिंबल के हिसाब से बोले तो ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्टेंट के पास में कि भाई जो आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसके बराबर एनर्जी नहीं है, उससे कम एनर्जी है, तो वो बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है अगर वो थ्रेशोल्ड से लेस वैल्यू है, तो आपको पता है थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी होगी तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टेंट, जिससे कि उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जा रही है जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जा रही है, तो उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, थ्रेशोल्ड के बराबर की एनर्जी नहीं है, तो बाहर से एनर्जी को लेगा जिससे कि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए। अब मान लीजिए किसी भी रिएक्टेंट के पास मान लीजिए 20 किलो जूल एनर्जी है, अपने रिएक्टेंट के पास खुद की जो एनर्जी है वो कितने के बराबर है, 20 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो खुद रख रहा है अपने पास में। अब थ्रेशोल्ड की वैल्यू अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, वो 50 किलो जूल है। भाई आपको जिस एनर्जी पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मिनिमम एनर्जी उसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितनी चाहिए, 50 किलो जूल। अब उसके पास खुद की कितनी एनर्जी है, 20 किलो जूल, तो उसको बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी ना भाई। अब कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, आप देखो ये मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है मैथमेटिकली,
आपको मालूम है EA निकाल रहे हैं हम, हमें चाहिए 50, हमारे पास कितनी है 30, तो बाहर से कितनी एनर्जी लोगे आप? 20 किलो जूल। तो यही 20 किलो जूल ही क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। तो रिएक्टेंट के पास में, ठीक है जी, जितनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो तो क्या है आपका 80 मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो बाहर से आप एनर्जी जो दे रहे हो इसके बराबर करने के लिए, तो वही क्या है हमारा EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे ER किसका सिंबल है? हमारा रिएक्टेंट की जो खुद की एनर्जी है, जो उसके पास अवेलेबल है, तो वो हमारे पास क्या है? ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके पास में। तो ये तो आपकी बात हो गई कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है। देखिए, अब इसी में ही एक छोटी सी टर्म और है हमारी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो मैं आपको कैटलिस्ट वाले टॉपिक में भी समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा जिक्र हो रहा था वहां पे। अब उसी को थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे ले लेते हैं। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखिए एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, तो कोलाइड करेंगे आपस में। मान लो ये देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ER। अब आप क्या कर रहे हो? आप एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि इसकी एनर्जी को हमने किसके बराबर करना है? इस ET के बराबर करना है। तो आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? अपने एनर्जी को बढ़ाएगा, इस कहां पे जाने के लिए? इस एनर्जी बैरियर पे जाने के लिए, जहां पे एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? ET के बराबर। तो अब एनर्जी लेकर के क्या कर रहा है वो रिएक्टेंट? अप्रोच कर रहा है, जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? एनर्जी बैरियर की तरफ जा रहा है। मैंने बताया आपको एनर्जी बैरियर, जहां पे उसके जो खुद के पुराने बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड है रिएक्टेंट के, वो तो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और न्यू बॉन्ड्स जो हैं उसके, उनका फॉर्मेशन टेक प्लेस करने लगता है। जैसे कि अब आप देखो H2 की बात कर रहे हैं और ये I2 है, तो आपका H2 और I2 क्या कर रहे हैं? एनर्जी लेकर के कहां पे पहुंच रहे हैं? एनर्जी बैरियर पे, एनर्जी बैरियर पे। तो वहां पे क्या होने वाला है? ये H और H के बॉन्ड बीच का बॉन्ड, ठीक है, H और H के बीच का बॉन्ड वो तो टूटने लगेगा, और H अपना किसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा? I के साथ। H किसके साथ बॉन्ड बनाना लग जाएगा? आपका I के साथ। इसी तरीके से I और I भी क्या करेगा? अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? कहाँ पे? एनर्जी बैरियर पे ओल्ड बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड से मतलब है H और H के बीच का बॉन्ड। देखो H और H के बीच का बॉन्ड ये तो टूटना स्टार्ट हो रहा है, और I और I के बॉन्ड का के बीच का बॉन्ड ये भी टूटना स्टार्ट हो रहा है। और बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? H और I के बीच में। H और I के बीच में बॉन्डिंग होगी, उनके बीच में रिएक्शन होगी, तभी तो HI बनेगा। तो आपका ओल्ड बॉन्ड तो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं, और न्यू बॉन्ड्स का उसका फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है। एज ए रिजल्ट कुछ समय के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या जी? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आप देखिए यहां पर जो हो रहा है, जो मैंने ET की जगह पे बताई बात आपको, एनर्जी बैरियर पे क्या हो रहा है? आपका ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ये देखो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, जिसमें ना तो पुराने बॉन्ड पूरी तरीके से टूटे हैं, ना नए बॉन्ड पूरी तरीके से बने हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बना हुआ है, इसी को बोलते हो आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ये देखो ना आप, H और H के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है? ये टूट रहा है। I और I के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और HI के बीच में बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो प्रोडक्ट है, उसको नाम देते हैं हम, क्या बोलेंगे हम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा तो है नहीं कि ये पुराने बॉन्ड टूटते ही रहेंगे और नए बॉन्ड बनते ही रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पुराने बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएंगे और नए बॉन्ड आपके बनेंगे। तो अब आपका उसके बाद क्या होगा? देखो बॉन्ड जब बनने स्टार्ट होंगे, तो बॉन्ड बनते समय क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जो बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब आप देखो जब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बॉन्ड बनाते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो अपने एनर्जी को डिक्रीज करता हुआ, धीरे धीरे आप देखो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता हुआ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली। ठीक है जी। तो आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता क्या है। अब एनर्जी बैरियर से क्या मतलब है? एनर्जी बैरियर का मतलब होता है ये ऑब्स्टेकल, ये रुकावट, यानी कि जिस बैरियर को क्रॉस करके रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो वो बैरियर ही, वो हम्प, जो रुकावट है आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की में बात करें, तो
तो उसी रुकावट को क्या नाम देते हैं, हम्प को क्या नाम देते हैं, एनर्जी बैरियर। इट इज द हम्प इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच में जो बैरियर है हमारा, जो हम्प है, ठीक है जी, हम्प का मतलब हो गया वही ऑब्स्टेकल, उस ऑब्स्टेकल को ही नाम दे रहे हैं हम एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी अपना रिएक्शन के ऊपर रोल प्ले करता है, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये हमने एग्जांपल में ये देखो बात समझाई हुई है। अब देखो NO की रिएक्शन करा रहे हो, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हो O2 के साथ में, NO की रिएक्शन करा रहे हो O2 के साथ में, फिर क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है। अब देखो CO की रिएक्शन करा रहे हो O2 के साथ में, तो ये क्या बन रहा है हमारा, CO2 बन रहा है हमारा। एक्चुअली में देखिए, अब यहां पर NO और CO दोनों को ही हमने किसके साथ में रिएक्शन कराई हुई है, इनकी O2 के साथ में कराई हुई है। जब दोनों को सेम रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर इनका NO और CO का नेचर से कोई हमें मतलब नहीं होता, तो दोनों की स्पीड कैसी होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। भाई इसका कोई नेचर अगर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है किसके साथ में, O2 के साथ में, तो रिएक्शन के रेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि NO2 जो है रिएक्शन फास्ट है और आपका CO2 जो बन रहा है वो रिएक्शन कैसी है, स्लो है। इसका रीजन क्या होता है कि देखो डिफरेंट रिएक्टेंट, यानी जैसे हम CO की बात करेंगे या फिर आपसे NO की बात करेंगे, तो इनकी जो बॉन्ड इंथाल्पी जो है, बॉन्ड इंथाल्पी जो है वो अलग अलग होती है। हर एक रिएक्टेंट की अपनी जो बॉन्ड इंथाल्पी होती है, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए और बॉन्ड के बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है, वो सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट बॉन्ड इंथाल्पीज की वजह से, अब डिफरेंट केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से, भाई जो आसानी से रिएक्शन नहीं करा रहा तो इसका मतलब वो पहले कैसा स्टेबल है, ठीक है जी, आसानी से अपने बॉन्ड को ब्रेकअप नहीं कर रहा है। तो अगर जो कोई रिएक्शन फास्ट करा रहा है तो इसका मतलब वो केमिकली कैसा है, अनस्टेबल है, तो रिएक्शन वो फास्ट करा रहा है इसी वजह से। तो आप कह सकते हो भाई आपका कि जो रिएक्टेंट, ठीक है जी, अपनी बॉन्ड इंथाल्पी क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा, या कह सकते हो आप कैसा होगा, केमिकली स्टेबल होगा, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। तो बॉन्ड इंथाल्पी CO की ज्यादा है, NO की क्या है हमारी वहां पे कम है, तो इसी वजह से CO वाली रिएक्शन कैसी है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली, वो तो स्लो है, और NO वाली जो नाइट्रिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन है वो कैसी है हमारी, फास्ट है। एक बात और देखिए, अब आपका रिएक्टेंट के फेज पे भी डिपेंड करती है बात। रिएक्टेंट का फेज कैसा है हमारा, रिएक्टेंट का जो फेज कैसा है इस पे भी आपका रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे कोई गैस है देखिए, और आपका कोई लिक्विड है, और आपका कोई सॉलिड है, तो आपको मालूम है कि अब बॉन्ड इंथाल्पी किनकी ज्यादा होती है, बोले तो सॉलिड की, भाई मॉलिक्यूल टाइटली जुड़े होते हैं। लिक्विड की उससे कम हो गई, गैस की उसकी कम, उससे कम हो गई। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करना हमारे लिए क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। यानी कि अगर कोई गैस है, अगर गैस के साथ में ही उसकी रिएक्शन दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन कैसी होगी बोलेंगे तो हमारी फास्ट होगी, ठीक है जी। अगर हम अगर हम बात करते हैं आपसे किसकी जी, सॉलिड की, और वो सॉलिड के साथ में रिएक्ट करा रहे हो आप, तो उस कंडीशन में आप जब प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो बॉन्ड इंथाल्पी इनकी हाई होने की वजह से रिएक्शन कैसी होगी, स्लो। अगर यही हम गैस की बात करते हैं आपसे, इसको लिक्विड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, गैस की बात करते हैं, लिक्विड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या होगा, अब इन दोनों रिएक्शन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये कैसी होगी हमारी, मॉडरेट होगी, ठीक है, मॉडरेट होगी। मतलब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी है, गैस, गैस वाली। उससे अगर हम बात करते हैं आपसे सॉलिड इन सॉलिड की, तो बॉन्ड इंथाल्पी ज्यादा हाई होने की वजह से ये रिएक्शन क्या है, सबसे ज्यादा स्लो है। ऐसी अगर हम बात करते हैं आपसे लिक्विड इन लिक्विड की, लिक्विड प्लस लिक्विड को लेकर के बात करें, ठीक है, तो ये तो क्या होगी हमारी, अगर हम गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं तो एक फेज तो गैस का है ना और एक लिक्विड का है, यहां तो दोनों फेज लिक्विड के हैं, तो ये आपकी मॉडरेट तो होगी,
मॉडरेट तो होगी, लेकिन आपके पास में अगर बोला जाए कि भाई गैस और लिक्विड में और लिक्विड में कौन सी वाली ज्यादा फास्ट होगी, कौन सी वाली स्लो होगी, तो जिसमें गैसियस फेज इन्वॉल्व है, तो ये वाली रिएक्शन कैसी होगी हमारी, बोलेंगे तो हमारी फास्ट होगी। और जिसमें लिक्विड लिक्विड इन्वॉल्व है, दोनों फेज हमारे लिक्विड है, तो ये रिएक्शन कैसी होने वाली है हमारी, बोलेंगे तो हमारी स्लो होने वाली है। तो यानी कि अगर हम मॉडरेट फेज की बात करते हैं, मॉडरेट वाली दोनों ही की दोनों रिएक्शन है हमारी मॉडरेट है, मीडियम स्पीड की है, लेकिन ये वाली रिएक्शन क्या होगी हमारी, गैस फेज इन्वॉल्व की वजह से ये मॉडरेटली फास्ट होगी, और ये वाली रिएक्शन कैसी होगी, मॉडरेटली हमारी स्लो होगी। ठीक है जी, मॉडरेटली कैसी होगी ये रिएक्शन हमारी, स्लो। ठीक है जी। तो यानी गैस के फेज का भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है रिएक्शन के रेट को चेंज करने। ठीक है जी। तो आपने देखा भाई, ये तो हमारा नेचर के रिगार्डिंग बात हुई आपसे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब सरफेस एरिया देखिए, रिएक्शन के रेट को अगर इंक्रीज करने की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का हमारे को मिलेगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा फास्ट होगी। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन विल बी फास्टर। ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं, अगर हम सरफेस एरिया रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज हो जाते हैं दूसरे रिएक्टेंट के लिए, या फिर रिएक्शन के लिए कह सकते हो आप। ठीक है जी। तो उस कंडीशन में हमारे चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे पार्टिकल्स के कोलाइड करने में। ठीक है। और जितने ज्यादा पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो उस रिस्पेक्ट में जो हमारा उनके बीच में जो सक्सेसफुल कोलिजन होगा पर सेकंड के अंदर, वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब थोड़ा सा समझते हैं बात को। देखिए कि भाई क्या मैंने बताया आपको यहाँ पर। अब मान लीजिए कोई हमारा क्या है, कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है, ये हमने एक पीस ले लिया इसका। देखिए अभी हमारे पास इसका जो सरफेस अवेलेबल है, इसका जो सरफेस अवेलेबल है, वो कितना सरफेस अवेलेबल है, हमारे को पता है कि इसका सरफेस हमारे को, भाई ये सरफेस हमारे पास अवेलेबल है। देखिए ये सरफेस हमारे पास अवेलेबल है इस रिएक्टेंट का। अगर कहीं पे भी इसको रिएक्ट कराएंगे हम, तो इसका रिएक्शन के अंदर इतना सरफेस आपका इन्वॉल्व होगा, जो डायरेक्टली जो कांटेक्ट में आएगा दूसरे के, यानी एक्सपोज्ड पार्ट जो है, एक्सपोज्ड पार्ट हमारा कितना है, वो यही है। अब मैं क्या काम करता हूं कि इसी के मैं 4 पीसेस कर लेता हूं। जैसे अब आप देखो, मैंने ही क्या किया, इसको मैंने ये देखो, इसको 4 पीसेस कर लिए। तो 4 पीसेस कर लिए, तो उसमें क्या फायदा हुआ हमारे को, देखिए ये हमने इसके 4 पीसेस कर लिए। अब देखिए आप, अब इस कंडीशन में हमारे को क्या है, पहले देखो, अब हमारे पास में छोटे से पीस का अगर बोले, हमारे पास में एक्सपोज पार्ट कितना है, कितना पार्ट हमारे को एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये पार्ट एक्सपोज हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर देखते हैं, तो आप देखोगे ये पार्ट एक्सपोज पार्ट है, इसका देखेंगे तो ये पार्ट एक्सपोज पार्ट है। अब ये देखिए आप, इस वाले पार्टिकल का तो एक्सपोज पार्ट आपने देखा ये हो गया। अब ये मैंने देखो इसको 4 पीसेस को अलग अलग करके दिखाया। इसमें समझो आप, देखो पहले हमारे को देखो, ये वाला मान लो कि ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ हो गया इसका पीस। ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है, ये फोर्थ पीस है। अब अगर इस फर्स्ट की बात करें हम, तो पहले देखो हमारे को 2 साइड मिल रही थी एक्सपोज्ड, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई चीज हमारे पास इसके कांटेक्ट में आ रही थी, तो हमारे पास केवल 2 साइड एक्सपोज थी हमारे पास, इसी साइड से इसकी रिएक्शन पॉसिबल थी। लेकिन अब क्या है, देखिए हमारे पास इसकी 2 साइड और हो गई। आप देखो ये वाली साइड हो गई हमारे पास फ्री, इसकी ये साइड फ्री हो गई। अब आपके पास एरिया कैसा हो गया, डबल हो गया। एरिया कैसा हो गया हमारा, पहले से डबल हो गया। अगर डबल एक्सपोज साइज मतलब एक्सपोज जो साइट है हमारी, अगर वो डबल हो जाएगी, आपका एरिया हमारे को डबल मिल रहा है, तो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वहां पे रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा दूसरे के साथ में, वो क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। अब आप देखो सेकंड वाले में, अब आपको देखो ये वाली साइड भी मिल गई, ये वाली साइड भी मिल गई। थर्ड वाले में देखो, अब आपके पास में 2 साइड थी, अब ये साइड भी मिल रही है थर्ड वाले की, हमारे को ये भी मिल रही है।
ऐसे फोर्थ वाले में भी देखो हमारे को 2 साइड और मिल गई हमारे को। तो जितने इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो उसके एक्सपोज की बात करेंगे, एक्सपोज्ड पोर्शन है वो बढ़ेगा। जितना ज्यादा एक्सपोज्ड पोर्शन बढ़ेगा तो उसके जो ग्रेटर चांसेस होंगे किसके, कोलिजन के, दूसरे के साथ में। और जितने नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन बढ़ेंगे वहां पे, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे रेट भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप देखिए, एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि आपने देखिए हमने टू वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट एसिड को हमने 2 बीकर्स में लिया हुआ है। 2 बीकर ले लिया आपने, उसमें हमने वॉल्यूम बराबर ले रखा है किसका जी, डाइल्यूट HCl का। और उसमें हम स्मॉल पीस मार्बल का ऐड कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, मार्बल डाल रहे हो आप, एक पीस डाल रहे हो आप, ठीक है जी, एक बीकर के अंदर, और पाउडर फॉर्म में डाल रहे हो आप दूसरे वाले के अंदर। एक बीकर के अंदर हमने क्या किया है, मार्बल का एक पीस डाला है, और दूसरे बीकर के अंदर उसी सेम मास को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब डाला हुआ है। तो मैंने आपको बताया जितने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो एरिया ज्यादा मिल जाता है हमारे को, तो रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो जो पाउडर फॉर्म में बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है किसके केस में, पाउडर वाले केस में। रीजन क्या है कि वहां पे हमारे को सरफेस एरिया जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है रिएक्टेंट का। तो उस कंडीशन में रिएक्शन का रेट बढ़ जा रहा है क्योंकि सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया है। ऐसे आप देखो, एक लकड़ी का गुटका हो गया, जैसे लकड़ी का एक ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, अगर आप उसको आप बर्न कराते हो आप, ठीक है जी, तो आसानी से वो बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर पोलवराइज्ड वुड की बात करें, छोटे छोटे पीसेस कर दें उसके, बुरादा सा बना दें, उसको जलाएं, तो वो क्या होगा, स्पीड से जलेगा। तो पोलवराइज्ड वुड क्या है हमारी, फास्टली बर्न होती है क्योंकि वहां पे एरिया हमारे को क्या मिल रहा है, उसका ज्यादा मिल रहा है। और यही अगर ब्लॉक ऑफ वुड की बात करेंगे तो वहां पे एरिया कम मिल रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो बर्निंग है वो कैसी है हमारी, बोलेंगे तो हमारी स्लो है। तो आई थिंक सो सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब आपके पास नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है जी प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिएशंस। तो कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो हमारी टेक प्लेस नहीं करती हैं डार्क के अंदर। अगर लाइट की प्रेजेंस होगी तो रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, अदरवाइज रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। तो उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वहां पे प्राइमरी कंडीशन क्या होगी, लाइट। अगर लाइट है तो रिएक्शन ने टेक प्लेस करना है, अगर लाइट नहीं है तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। जैसे अब आप देखो H2 और Cl2 के बीच में रिएक्शन कराई है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, वो क्या हमारा H, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। इसको लेकर के ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा और देख लेते हैं, अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी आपको। मैकेनिज्म की बात करते हैं रिएक्शन का। तो पहले होता क्या है, देखिए Cl2 है, H न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट को लेकर के ये Cl और Cl के बीच के बॉन्ड टूटेंगे और ये आपका अपने आप में रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, बोला जाए तो फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम किसके, क्लोरीन के, लाइट से एनर्जी लेकर के। तो ये हमारा जो स्टेप होगा इसको बोल सकते हो आप चेन इनिशिएटिंग स्टेप। रिएक्शन को शुरुआत कर रहे हो आप यहां से। रेडिकल की खास बात ये होती है कि रेडिकल्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है, वो आसानी से रिएक्शन को टेक प्लेस कराने में कैपेबल होते हैं। तो अगर हमारे पास में अगर H2 है, देखिए अब आप अगर इसके कांटेक्ट में हम रेडिकल को लेकर के आ रहे हैं तो ये रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से आसानी से ये H2 के साथ रिएक्शन करा करके HCl बना लेगा और ये हाइड्रोजन का रेडिकल हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्री रेडिकल किसका मिल गया, ये हाइड्रोजन का, ठीक है। इसके बाद ये अब खुद भी रेडिकल है ये, तो दूसरा वाला अगर कम भी रिएक्टिव होगा तो भी ये रेडिकल आपका मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा, आसानी से रिएक्शन को कराएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन का रेडिकल मिल गया, ये हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल गया। तो जब तक ले रिएक्शन में हमारे को रेडिकल मिलते रहेंगे रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों स्टेप्स जो है हमारे पास,
ये रिएक्शन को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इसको बोलते हो आप चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चैन प्रोपेगेटिंग। अब यही रेडिकल्स जब आपस में कंबाइन होने लग जाएंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ना बंद कर देती है। जैसे हमारे पास देखिए आपका Cl है, अगर ये Cl के साथ कंबाइन होने लग जाए, H है, ठीक है, H के साथ में कंबाइन होने लग जाए, तो आपका क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन होगी आपकी यहाँ पर, अब आपकी चैन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। रेडिकल जब हमारे प्रोड्यूस होते रहते हैं रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है, और जब वही रेडिकल आपस में कंबाइन होने लग जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में रिएक्शन टर्मिनेट होने लग जाएगी। अब जब वापस आपको Cl2 मिलेगा, ठीक है जी, जब वापस आपको Cl2 मिलेगा, यहाँ पर देखो Cl और Cl कंबाइन कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वापस Cl2 में, इस कंडीशन में H2, ठीक है जी। तो अब Cl2 वापस मिल गया हमारे को, तो हमारे को फिर दोबारा से रिएक्शन यहीं से इनिशिएट करनी पड़ेगी, जैसा आपने देखा था Cl2 प्लस H। तो ये तो बात थी हमारी भाई फैक्टर्स को लेकर के। आपको मैंने 6 फैक्टर्स बताए जो रिएक्शन के रेट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। बोर्ड में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस पे फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना आपने। तो आगे के टॉपिक को लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना।